नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे विमान सेवा की शुरुआत की, राज्यों पर केंद्र की बढ़ाए वित्तीय बोझ की, जानेंगे कि बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए तैयार किया कौन सा प्लान और मध्य प्रदेश सरकार क्यों है परेशान, और आखिर में बात इकरा की रिपोर्ट से बढ़ी मोदी सरकार की चिंता की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हवाई यात्रा करने वालों के लिए नए नियम होंगे लागू। एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले करनी होगी एंट्री। एक बैग के साथ यात्रा करने की होगी अनुमति। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए संकेत, जल्द शुरू हो सकती है फिल्मों की शूटिंग। बीते दिन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ सीएम ठाकरे ने की थी मीटिंग। फेसबुक के साथ जियो की डील से रिलायंस ने की एक नई शुरुआत। रिलायंस को मिला ग्रोथ का नया इंजन। देश के 52.5 लाख करोड़ के न्यू कॉमर्स पर रिलायंस की नजर। HCL के कर्मियों के लिए राहत भरी खबर। HCL अपने 1.5 लाख कर्मचारियों के वेतन में नहीं करेगा कटौती। सभी को पिछले साल का बोनस भी देगी कंपनी। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 114 अंक और निफ्टी 39 अंक ऊपर चढ़कर हुआ बंद। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाने के सपने जनता को दिखा रही है। इसके लिए हाल ही में पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, जिसे अब मोदी कैबिनेट ने भी हरी झंडी दे दी है। लेकिन जिन योजनाओं के दम पर सरकार अपनी वाहवाही करने में जुटी है, उनमें से कई योजनाओं ने राज्य सरकारों के आर्थिक बोझ को काफी बढ़ा दिया है। तो केंद्र ने राज्यों पर डाला किन योजनाओं का भार, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्णबंदी के दौरान देश को जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिसे लेकर सरकार जमकर अपनी वाहवाही करने में जुटी है और विपक्ष ने इसे मुसीबत से निपटने के लिए नाकाफी बताया। लेकिन इस पैकेज के तहत घोषित 2 स्कीमों की 40% फंडिंग का बोझ केंद्र ने राज्य सरकारों पर डाल दिया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दी थी। मत्स्य पालन सेक्टर को मजबूती देने के लिए मोदी सरकार ने 20,050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस राशि में 9,407 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी और 4,880 करोड़ रुपए राज्यों की ओर से दिया जाएगा। इसके अलावा 5,773 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी लाभार्थियों की होगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला पार्ट है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में 90% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी और 10% हिस्सेदारी राज्य सरकारों की होगी। इसके अलावा अन्य राज्यों में यह अनुपात 60 और 40 का है। केंद्र सरकार की ओर से 60% हिस्सा दिया जाएगा और 40% हिस्सा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। हालांकि ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा नहीं है, वहां 100% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी। आपको बता दें कि इस स्कीम को 2020 से 21 से वित्त वर्ष 2024 से 25 तक चलाया जाना है। इसके अलावा 10,000 फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के तहत 60-40 का अनुपात तय किया गया है। यानी इस स्कीम के संचालन में 60% खर्च केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा और बाकी 40% हिस्से का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा, जिससे पहले से आर्थिक मुसीबत झेल रहे राज्यों पर वित्तीय भार बढ़ जाएगा। तो जहां एक तरफ सरकार ने कई योजनाओं को लेकर राज्यों पर वित्तीय भार बढ़ाकर उनकी परेशानी में इजाफा कर दिया है, तो वहीं यह परेशानी तो सत्ता पक्ष की भी बढ़ने वाली है। दरअसल मौजूदा स्वास्थ्य हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। सरकार की रणनीति को लेकर विपक्षी खेमा लगातार सवाल खड़े कर रहा है। इसी कड़ी में कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों की एक अहम बैठक होनी है। तो बैठक में किन मुद्दों पर रहेगा जोर, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में बढ़ते मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और सरकार की रणनीति धूल फांकती नजर आ रही है। सरकार की रणनीति को लेकर विपक्ष में सवाल खड़े कर रहा है और अब तो विपक्षी खेमे ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की भी तैयारी शुरू कर दी है। कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कांग्रेस समेत 16 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एनसीपी नेता शरद पवार, डीएमके नेता एमके स्टालिन समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे।
उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार के खिलाफ आगे की रणनीति को लेकर विपक्षी खेमा मंथन करेगा। इसके अलावा केंद्र और गैर बीजेपी शासित राज्यों के बीच चल रही रसाकशी का मुद्दा भी बैठक में उठ सकता है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार मोदी सरकार पर भेदभाव और राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं, जिसका समर्थन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी किया है। वहीं उद्धव ठाकरे भी लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उसके अलावा बैठक में राज्यों के लिए केंद्र से मांगे गए राहत पैकेज को लेकर भी चर्चा की उम्मीद है। यानी विपक्ष ने अब मौजूदा स्वास्थ्य हालात से लेकर आर्थिक मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी करने का मन बना लिया है, जिससे केंद्र की बेचैनी बढ़ना तय है। लेकिन फिलहाल बीजेपी बिहार में अपनी नैया पार लगाने पर जोर दे रही है, क्योंकि सूबे में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा, जिसे लेकर विपक्ष तो सत्ता पक्ष को घेरने के लिए रणनीति बना ही रहा है, तो वहीं अब बीजेपी सप्तऋषियों के सहारे वोटरों को साधने में जुट गई है। अगर मौजूदा मुसीबत न होती तो बिहार के गली नुक्कड़ों में चुनावी शोर सुनाई दे रहा होता। सियासी पार्टियां जनता को रिझाने के लिए तमाम जतन करती नजर आ रही होती। सत्ताधारी पार्टी अपने अच्छे कामों का बखान कर रही होती और विरोधी सत्ताधारी पार्टी के कामों में खामियां गिनवा रहे होते, और बिहार की जनता सियासत के तराजू में राजनीतिक दलों को तोल रही होती। लेकिन अभी आलम कुछ और ही है और सियासत सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गई है। लेकिन बिहार बीजेपी जमीनी स्तर से ही वोटरों को साधने में जुटी हुई है। तभी तो पार्टी ने बिहार चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सप्तऋषियों का सहारा लिया है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने बैठकों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 3 घंटे तक कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल शामिल हुए। इनके अलावा बिहार बीजेपी के बड़े नेता भी बैठक में मौजूद रहे। जनता तक सरकार के कामों को पहुंचाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार बीजेपी के नेताओं को टास्क दिए। साथ ही प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को सप्तऋषियों से संपर्क बनाए रखने की सलाह दी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सप्तऋषि कौन है? आपको बता दें कि बीजेपी बूथ स्तर पर 7 मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम बनाएगी, जिसमें समाज के प्रमुख लोगों को शामिल किया जाएगा, जिनकी बातों को लोग ध्यानपूर्वक सुने और उन बातों पर अमल करें। बीजेपी हर बूथ पर ऐसे ही 7 लोगों को जोड़कर वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। जिन 7 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उन्हें सप्तऋषि कहा जाएगा। बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी की रणनीति वजनदार तो काफी लगती है, लेकिन कारगर साबित होगी या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। बीजेपी ने बिहार के लिए सप्तऋषि प्लान तैयार तो कर लिया, लेकिन क्या ये प्लान एक बार फिर उसे सत्ता दिला पाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में तो उपचुनाव से पहले ही बीजेपी खेमा आपसी अनबन में उलझता नजर आ रहा है। हाल ही में पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू ने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कई सवाल खड़े किए थे, तो पार्टी आलाकमान ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, जिसका जवाब देते हुए प्रेमचंद ने एक बार फिर सिंधिया को घेरा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले ही क्या बीजेपी बिखर जाएगी? सियासी गलियारों में इस सवाल की सुगबुगाहट पहले ही जोर पकड़ रही थी, और अब जो जवाब पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू ने पार्टी आलाकमान के नोटिस का दिया है, उसके बाद तो ये जग जाहिर हो चुका है कि बीजेपी खेमे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री बीजेपी के कई नेताओं को रास नहीं आ रही है। जब प्रेमचंद की सिंधिया को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रेमचंद्र गुड्डू से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा, तो प्रेमचंद ने कहा कि वो पार्टी से अपना त्यागपत्र 9 फरवरी को ही दे चुके हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष त्यागपत्र न मिलने की बात कह रहे हैं। वहीं नोटिस के जवाब में भी एक बार फिर प्रेमचंद्र गुड्डू ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरते नजर आए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसीराम सिलावट को भी लपेटे में लिया। गुड्डू ने कहा कि अन्नदाता के मुद्दे पर लगातार सरकारों को चिट्ठियां लिखने वाले सिंधिया आज अन्नदाता से बात करने को तैयार नहीं है, न ही सिलावट उनकी सुध ले रहे हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में जिस जोड़ तोड़ की सियासत के जरिए बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई थी, वही दांवपेच की राजनीति बीजेपी को ले डूबने का काम करेगी? क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति के बाद कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए नए मेहमान बीजेपी के अन्य नेताओं को पसंद नहीं आ रहे। ये नाराजगी तब और भी बढ़ेगी जब उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। दूसरी तरफ कुछ सर्वे के अनुमानों को देखें तो जनता को भी बीजेपी की जोड़ तोड़ की राजनीति रास नहीं आ रही है।
कुल मिलाकर ये सारे संकेत मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए अच्छे नहीं लग रहे। वहीं कांग्रेस बीजेपी खेमे में खींचतान के पनप रहे हर मौके को उपचुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। अब बाजी किसके हाथ लगेगी, इसका जवाब तो उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही मिलेगा। मध्य प्रदेश में अपने नेताओं से बीजेपी परेशान है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के एक नए कदम ने बीजेपी की बेचैनी भी बढ़ा दी है। दरअसल कांग्रेस ने जिस न्याय योजना का जिक्र लोकसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में किया था, इस योजना को लागू करने के लिए कांग्रेस बार बार केंद्र सरकार से आग्रह भी कर रही है, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। अब भले ही मोदी सरकार कांग्रेस की बात ना सुने, लेकिन आज कांग्रेस शासित एक राज्य में ये न्याय योजना लागू कर दी गई है। तो किस राज्य में लागू हुई है ये योजना, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान अपने घोषणा पत्र में न्याय योजना का जिक्र किया था। इस योजना के तहत करोड़ों परिवार के लिए हर साल 72,000 रुपए देने की बात की गई थी, मगर इस योजना का लाभ चुनाव में कांग्रेस को नहीं मिला। लेकिन मौजूदा मुसीबत के दौर में कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना की लॉन्चिंग की गई है। योजना के तहत किसानों के लिए खेती के क्षेत्र के आधार पर डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी। दरअसल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 19 लाख किसानों को 4 किश्तों में 5,700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये रकम धान, मक्का और गन्ना किसानों के खाते में सीधी जमा होगी। पहली किश्त धान के 18,34,834 किसानों को दी गई है। 34,637 गन्ना किसानों को 73.55 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में इस योजना का शुभारंभ कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी ने किया। छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस शासित राज्यों में पहली सरकार है जिसने न्याय योजना को लागू किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत से सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों और किसानों को हुआ है। अब न्याय योजना से इन्हीं लोगों को फायदा होगा। मैं छत्तीसगढ़ के गरीबों, अन्नदाताओं, मजदूरों, छोटे दुकानदारों, बिजनेसमैन, युवाओं, महिलाओं से कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। जो भी मदद हम आपकी कर सकते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मुसीबत के इस दौर में भी राहुल गांधी ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से देश की अर्थव्यवस्था पर बात की थी। इस दौरान भी इस न्याय योजना का जिक्र हुआ था। केंद्र सरकार से इस योजना को लागू करने की भी बात की गई थी, लेकिन शायद केंद्र सरकार इस योजना पर फिलहाल ध्यान देने के मूड में नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में अब बात इकरा की रिपोर्ट से बढ़ी मोदी सरकार की चिंता की। मोदी सरकार भले ही आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बाद अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने का सपना देख रही हो, लेकिन रेटिंग एजेंसियों का अनुमान मोदी सरकार की उम्मीदों के एकदम उलट है। रेटिंग एजेंसियों की माने तो 20 लाख करोड़ के पैकेज के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती नजर नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया तो मोदी सरकार को उम्मीद थी कि ये राहत पैकेज देश की अर्थव्यवस्था में जान डालने का काम करेगा। लेकिन मोदी सरकार की उम्मीदों से रेटिंग एजेंसियां इत्तेफाक नहीं रखती। रेटिंग एजेंसी इकरा ने अनुमान जताया है कि भारी भरकम आर्थिक पैकेज के बाद भी वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की अर्थव्यवस्था 5% तक घट सकती है। इकरा ने पहले अर्थव्यवस्था में 1 से 2% गिरावट का अनुमान जताया था। एक रिपोर्ट में इकरा की प्रमुख अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, हम अनुमान लगा रहे हैं कि वित्त वर्ष 2020 से 21 की पहली तिमाही में जीडीपी में ज्यादा कमी आएगी, जिसके पीछे पूर्णबंदी विस्तार, फुल सप्लाई चेन ऑपरेशन में देरी की आशंका और अपने घरों को लौटने वाले कामगारों की विषम दर जिम्मेदार है। भारत में आर्थिक रिकवरी हमारे पहले अनुमान के मुताबिक अधिक सुस्त और गहरी होगी। आपको बता दें कि रेटिंग एजेंसी इकरा ने 7 अप्रैल को 2019 से 20 की चौथी तिमाही में 4.5% की गिरावट का अनुमान जताया था। धीरे धीरे रिकवरी के कारण इकरा ने 2021 में जीडीपी ग्रोथ 2% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन अब रेटिंग एजेंसी ने अपने अनुमान में तेजी से कटौती कर दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था को लेकर इकरा का अनुमान मोदी सरकार की सिरदर्दी बढ़ाता नजर आ रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए क्या रणनीति बनाती है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही।